चलो मैं वहीं से ले रहा हूँ, देख ले रहना उस। देखो जब भी कभी सॉल्व करते हो, इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान देना कि आरोही अवरोही को कंपेयर करते समय, ठीक है, उसमें लिख ले रहना, जब भी क्वेश्चन में आरोही या अवरोही मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस क्रम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप दशमलव विधि को प्राथमिकता दो, प्रायोरिटी दो। ठीक है, आप उनको कन्वर्ट करो किस में, दशमलव संख्या में, और दशमलव संख्या में कन्वर्ट करने के साथ एक साथ आप बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा। लेकिन ऐसे केसेस में क्लियर रखना, कभी कभी भाग देना क्या हो जाता है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, दिक्कत क्रिएट करता है। तो उन स्थितियों में इनके बजाय हम लोग ऑप्शनल मेथड ट्राई करते हैं। ठीक, कौन सा मेथड ट्राई करते हैं, ऑप्शनल। और ऑप्शनल मेथड के लिए सबसे पहले मेथड अप्लाई होता है कौन सा, तिर्यक गुणा। और जब कभी भी आरोही अवरोही मिला, आपको तिर्यक गुणा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो पहला ऑप्शन, इसने क्या लिखा कि बढ़ते क्रम में लिखे गए। इसका मतलब क्या होता है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी होगी, दूसरी से तीसरी बड़ी होगी और तीसरी से चौथी बड़ी होगी। जो इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया वही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार हम लोग पहले 16/29 और 7/12 को कंपेयर करते हैं, कर सकते हैं। क्या लिखा मैं, 16/29 और 7 बटे क्या है 12। देखो 12 का गुणा पहले 16 से, चलो 12 छक्का क्या हो जाएगा, ठीक है 72। यहाँ पे क्या हो गया 2, बचा कितना 7, तो 12 एकम 12, 12 और 7 19, 192 हो गया। देखो 7 नहीं 63, ये 3 हो गया। ठीक, वापस 7 दूनी 14, 14 और 6, ठीक है 20। तो 192 से 203 बड़ी है कि नहीं, तो ये दोनों अभी तक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। अगला 5/8 है, लेकिन कंपेयर करोगे किसका, 7/12 का, और ये 5 क्या लिख दिए 8, तो 8 सत्ते 56, 12 पंचे 60। देखो ये दोनों भी उस केस को फुलफिल कर रहे हैं। मतलब एक यदि 56 है तो अगला 60 है, ये भी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगला देखो आपके पास कौन सा है, 5/8 और 13 क्या है 16, 16 पंचे 80 और 13 अट्ठे होता है कितना 104। मतलब लास्ट वाला पेयर भी हम लोग के कंडीशन को फुलफिल कर लिए, और तीनों यदि उस कंडीशन को फुलफिल कर लिए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाय, मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताया कि पहले से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है और तीसरे से चौथा बड़ा है। मतलब ये क्रम कौन सा है आपका, बढ़ते क्रम में। इसी को आप भाग देना शुरू करोगे तो सोच के देखो कितना आप लोग को यहाँ पे मेहनत करना। 29 से 16 को भाग दोगे, 12 से 7 को, 8 से 5 को और 16 से 13 को, तब जाके आंसर मिलेगा। जैसे मान लो अगला लेते हैं, तो ये थोड़ा अलग है ना, ध्यान से करना। जैसे अभी सारे के सारे वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले तो ये बताओ इनको हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, पहला वाला 2 + 3.5 अपॉन 3.7 मैं लिख सकता हूं क्या। अगला क्या होगा, 2 + 1.2 अपॉन 2.4। अगला 2 + 1.5 अपॉन 2.7, और अगला वाला 2 + 2/7। तो जब कभी भी कुछ वैल्यूज आप कंपेयर कर रहे हो, उसमें कोई डेटा यदि कॉमन है तो उसको पहले नेग्लेक्ट कर दे, क्योंकि देखो सब में क्या कॉमन है, ठीक है 2+, तो इन सारे डेटा को मैं यहाँ पे कैंसिल कर, ठीक, बचा क्या क्या बताओ। पहले में 3.5/3.7 सिंप्लीफाई कर दें, 35 बटा क्या होगा 37। देखो ये 12/24 होगा, और 12/24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। वैसे ही यहाँ पे 15/27 हो जाएगा, तो 3 पंचे 15 और 3 निया क्या होगा
27, क्या लिख लिए 5/9, और ये वाला कितना है 2/7। अब क्वेश्चन में देखना पहले कौन सा क्रम बोला है, कौन सा क्रम बोला है, घटता क्रम। तो एक चीज ये होगा कि आप इनके वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, चेंज कर दो, या फिर आप इन चारों में से पहले सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, फिर दूसरी सबसे बड़ी निकालना, और फिर क्या निकाल लेना, तीसरी बड़ी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो जब भी ऐसे कंपेयर करते हो, जो सिंगल डिजिट्स आपको दिख रहे हैं इनको पहले कंपेयर कर दो, मतलब इन तीनों में पहले आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो निकाल लो, फिर जो भी बड़ा होगा या जो भी छोटा होगा उसको कंपेयर कर देना किससे, 35/37। तो मैं पहले इनको ले रहा हूं, ठीक है। मैं कंपेयर किया 1/2 से 5/9 का, और बड़ी संख्या को मैं कंसीडर करते पहले लिख रहा हूं। देखो 9 एकम 9, 2 पंचे 10, मतलब इन दोनों में 5/9 बड़ी है, ठीक। अगला 5/9 को मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूं 2/7 से, तो 7 पंचे 35, 9 दूनी 18, इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 5/9। लिख सकता हूं। अब उसी 5/9 को मैं 35/37 से एक बार ये कंफर्म कर लेता हूं कि वो सबसे बड़ी है क्या। चलो, तो 9 पंचे 45, 5 हो गया, 4 बचा, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 5 सत्ते 35 का 5, 3 बचा, 5 तिया 15 और 3 क्या हो जाएगा 18। देखो कौन सा बड़ा आया सबसे, ठीक है 35/37। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो पहली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है क्रम के लिए वो कौन सी होगी, 35/37। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, 5/9। तो बाकी सबसे इसको कंपेयर कर लिए। अब हमारे पास बचे दो वैल्यूज, कौन कौन से, 1/2 और 2/7। चलो इसको भी कंपेयर कर लो, 1/2, 2/7, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, इसका मतलब इन दोनों में बड़ी कौन सी है बताओ, 1/2, और लास्ट में क्या हो जाएगा 2/7। अब देखो इनका एक्चुअल वैल्यू कौन सा है आप लिख सकते हो क्या, तो 35/37 का एक्चुअल वैल्यू कौन सा है 2, 3.5, 3.7, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/9 मतलब 2, 1.5, ठीक है, फिर 2 पॉइंट क्या है 7, फिर से ग्रेटर देन 1/2 वाला मतलब 2, 1.2, नीचे 2.4, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2, 2/7। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते, देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। कुछ लोग ट्राई भी किए होगे, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाए होगे, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो इन सब, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बना लोगे, ठीक। ऐसी चलो एक आध क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको आप लोग के लिए छोड़ूंगा। देखो इसमें लिखो, चलो एक नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो, नोट करके लिखना, दशमलव संख्याओं की तुलना, हेडिंग रहेगा दशमलव संख्याओं की तुलना, देखो दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं की तुलना तभी संभव है, दशमलव संख्याओं की तुलना तभी संभव है जब जब दशमलव के पश्चात, जब दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या, दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या समान हो, अंकों की संख्या समान हो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, संख्या समान हो। ऐसा न होने की स्थिति में, ऐसा न होने की स्थिति में पहले, ऐसे न होने की स्थिति पहले दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों को समान कर लेते, ऐसे न होने की स्थिति में, ठीक है, पहले दशमलव के बाद अंकों को समान कर लेते हैं, ठीक है। फिर 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, यदि प्लस में है तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा होता है, लेकिन माइनस में उसका जस्ट उल्टा होता है, जितना छोटा है वो उतना बड़ा होता है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये उन्हीं लोग से गलत होता है जो जल्दबाजी करते हैं,
नहीं तो ये क्वेश्चन बच्चे से बच्चा भी क्या कर सकता है, बना सकता है। सबसे पहले तो दशमलव मिला मतलब पहला ध्यान जाना चाहिए कि दशमलव के बाद, ठीक है, सभी में अंकों की संख्या समान है क्या। बताओ, पहले वाले को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है 0.003, तब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, यहां तक क्लियर। दूसरे में देखो दशमलव के बाद 000 और 4, इसमें कितने अंक हो गए, 4 अंक। अगले में फिर माइनस में आ गया 0.005, और अगले में देखो क्या है, तो माइनस 0.007। तो दशमलव के बाद अधिकतम अंकों की संख्या यदि मैं बोलूं तो इसमें कितने सारे मिल रहे हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3। तो कभी भी जब आप कंपेयर करोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, पहले तो अंकों को समान करते हैं। मतलब मैं पहला डेटा जो है उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0.00, ठीक है, 3 है ना, 3 और क्या 0, मतलब मैं इसके आगे जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकता हूं, ठीक है। अगला वाला क्या है 0.00, ठीक है, देखो 0 और 4। फिर अगला माइनस में है 0.00, कितना है 5, एक और 0 लगा दिए। फिर लास्ट वाला माइनस में 0.007 और 0। ऐसे होने की स्थिति में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो हम लोग इनको पढ़ते हैं 30, 4, -50 और -70, ठीक है। नहीं तो जल्दबाजी में देखो आप 4 को बड़ा बता दोगे और 3 को, लेकिन एक्चुअल में 4 दशमलव के बाद चौथा अंक है और 3 दशमलव के बाद तीसरा, इसीलिए यहां भी अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद यदि मैं कंपेयर करूं तो उसमें क्या बोला है, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो जब बढ़ते क्रम में लिखा तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, -70 लिख सकते हैं, -70। दूसरा -50, तीसरा 4 और चौथा कौन सा 30। मतलब यदि एक्चुअल इनका लिखें तो पहले हम लोग को मिलेगा -0.007, -0.005, तीसरे में प्लस में है ना, क्या है प्लस में 0.0004, और लास्ट में आपका होगा 0.00 क्या 3। तो ये क्रम होगा, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा कर पाओगे। कभी भी हड़बड़ी में इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि याद रखना डेसिमल फ्रैक्शन गलतियां तभी होंगी जब आप लापरवाही बरतो, नहीं तो कभी भी इन प्रश्नों में गलतियां नहीं होती। जैसे अगले में देखो, अगले में उसने फंसाने की कोशिश किया और उसने बस ये लिखा हुआ है, यहां पे यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या क्या है, बताओ क्या क्या है, पहले 3 डिजिट्स, ठीक। तो कुछ लोग पूरा एग्जाम पार कर लेते हैं फिर भी इन चीजों को ध्यान नहीं देते। यदि मैं पहले 3 डिजिट्स की बात करूं तो ये 126 है, तो इसका कोई मतलब है क्या, सब में क्या है वो कॉमन है, और सब में कॉमन है मतलब हम लोग उस 126 की बात भी नहीं करते, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सब जो कॉमन होते हैं, सिमिलर, ठीक है, आपके पास डिजिट्स होते हैं, हमेशा गलतियां वही कराते हैं। जब पूछना ही था तो हम लोग से क्या पूछ लेता, क्या पूछ लेता, 90, 87, 85, 75 और 57, इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उसको पूछता, क्योंकि सब में 126 क्या है कॉमन है, मतलब हर एक संख्या 12,600 से स्टार्ट हो रहा था। लिखा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहली संख्या क्या होगी, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा होगा कौन सा है 57, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर सकते हो। वो हमेशा वहां पे जैसे होता है कि आप देखोगे उन संख्याओं को, वहीं पे हम लोग जल्दबाजी में गलतियां करना शुरू कर देते, एक जैसे संख्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, कर पाओगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो 12,000 कितना 657 बना लोगे। तो वैसे ही ये सब क्वेश्चंस हैं, एक आध और मैं ले रहा हूं फिर आप लोग ट्राई करना। चलो ऑप्शनल ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेके चल रहे हैं 5/6 और 6/8। तो पहले दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो 8 पंचे क्या होगा 40 और 6 छक्का 36, वहां पे देखो कौन सा क्रम है
बढ़ते क्रम। तो 40 के बाद 36 आएगा क्या बढ़ते क्रम में? पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। अगले में 9 छक्का 54, 8 सत्ते 56, तो पहला दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। अगले दोनों को लेते हैं। चलो अगले दोनों में क्या होगा? तो 6 सत्ते 42 और 9 पंचे 45, ये दोनों भी उस कंडीशन को फुलफिल कर गए। ठीक, अब लास्ट दो दिख रहे हैं, तो देखो लास्ट दो में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले 13 और क्या है 5, तो 13 पंचे 65 और 11 छक्के 66, तो 65 और 66 भी उस कंडीशन को फुलफिल कर गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कर पाओगे? हो जाएगा। चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसका। फिर से आरोही क्रम पूछा ना, तो ऑप्शनल जाना एक बार ट्राई करना कि क्या क्या हो, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन वैलिड होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, पहले दो वैलिड में है। उसके बाद लेकिन लिखें तो 8 चौक 32 और 5 तिया 15 हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि 32 से छोटा होता है 15, ना कि बड़ा। नीचे वाले को 5 दूनी 10, 4 तिया 12, यहां तक ठीक है, लेकिन अगले लाइन पर 2 चौक 8 और 5 एकम 5 हो जाएगा, सेकंड भी कैंसिल हो गया। थर्ड में 3 चौक 12, 5 दूनी 10, ये तो यहीं से कैंसिल। फोर्थ में देखो 2 तिया 6, 8 एकम 8, यहां तक वैलिड है। अगले में 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये भी वैलिड है। ठीक है, उसके बाद 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो सारे के सारे वहां पे क्या है? वैलिड है। बना लोगे? तो देख लेना आरोही अवरोही वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, जिन लोग नहीं बनाए होंगे ट्राई करके देखो। चलो इसके बाद एक लिखना वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन जिसको आप बोलते हो। इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना एक्चुअल में ये वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। कुछ लोग के लिए नया होगा, कुछ लोग पढ़ भी लिए हो। इसी वैज्ञानिक संकेतन को आप लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन। या कहीं कहीं पर याद रखना इसी को मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म करके लिखो। तो पहले तो ये जो वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप है, ठीक है, ये क्या होता है पहले वो क्लियर। तो इसमें आप लोग एक शब्द में लिख करके रखे रहो, किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या या दशमलव संख्या, दशमलव संख्या को लिखने का सही ढंग या फिर क्या होता है? ठीक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप। देखो यहां पे मैं दो शब्दों का यूज किया, एक मैंने बोला कौन सा? प्राकृत संख्या, और एक मैं बोल रहा हूं कौन सा? दशमलव संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब सब जानते हो, पढ़े होगे, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स बोलने का मतलब ना तो ये डेसिमल में होते हैं, ना ही ये फ्रैक्शनल होते हैं, ये प्रॉपर एक कंप्लीट नंबर या डिजिट्स के रूप में लिखे जाते हैं। जबकि दशमलव संख्या फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इनको आप पढ़ोगे, इनको दो भागों में पहले बांटोगे। एक तरफ आप हमेशा क्या करके लिखो? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, और एक तरफ को आप लिखोगे, ठीक है, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर।
तो देखो, जब वैज्ञानिक संकेतन की बात करी गई तो सबसे पहले उन्होंने लिखना सिखाया कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जिनको आप देख पाते हो, लिख पाते हो या पढ़ पाते हो, तो जब वो संख्या, ठीक है, इस रूप में है, मतलब a इंटू 10⁻n के रूप में है, ठीक, कौन से रूप में, a इंटू 10⁻n के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक संकेतन, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो एप्लीकेबल होना जरूरी हो। पहला कंडीशन कि हर संख्या में a का मान, ठीक है, हर संख्या में a का मान 1 से 10 तक होना चाहिए, ठीक, कहां तक, 1 से 10 तक, बोलने का मतलब ना 1 से कम हो ना 10 से ज्यादा हो, ठीक है। उस कंडीशन पर हम लोग क्या बोलेंगे कि संख्या किसमें है, वैज्ञानिक संकेतन में। दूसरा चीज, n जो है वो क्लियर रखना, एक पूर्णांक को बताता है। n किसको बताता है, पूर्णांक को। यदि मान लो n का मान धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, इसमें है धनात्मक पूर्णांक में, मतलब 10 की घात में आप प्लस में कोई वैल्यू देख रहे हो, इसका मतलब वो संख्या कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। और जब कभी भी आप उसी n की वैल्यू ऋणात्मक देख पाते हो, ठीक है, तो ऋणात्मक होने पर वही संख्या आपकी कौन सी संख्या होती है, दशमलव संख्या। तो दो चीज ध्यान देना, धनात्मक होने पर क्या, प्राकृत संख्या, ऋणात्मक होने पर क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या। देख सकते हैं, तो n के दो मान वहां पे कंसिडरेबल होंगे, एक बार पॉजिटिव प्लस में और एक बार क्या, नेगेटिव माइनस में। तो पॉजिटिव आया मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर, और नेगेटिव आया मतलब क्या है, वो डेसिमल नंबर। जैसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं दोनों को लिखवा रहा हूं। एक क्वेश्चन था 835, ठीक, 5 टाइम्स 0 का मानक रूप होगा। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, बस एक बार समझ लो, ठीक है, ये ऐसा था। और एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है 6.023, ठीक, या फिर इसको ऐसा लिखना 0.000006723 का वैज्ञानिक संकेतन होगा। कैसे क्वेश्चन आते, ठीक है। तो देखो, पहले तो वैल्यूज को आप क्लियर रखना। पहले वाले में क्या मिला, तो 8 3 5, फिर कितने जीरो, 5 जीरो। और उस वाले में क्या है, देखो, तो 0 पॉइंट, पहले 5 जीरो है, फिर क्या है, 6 7 2 और 3। तो जब जब इनको आप लिखोगे, एक चीज ध्यान देना, इसमें नोट करके लिखे रहना, और ये सब याद होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि टेबल बना के छोड़ दी। जब नेचुरल नंबर है, पॉइंट या फ्रैक्शनल नहीं है, तो केवल शून्य गिनते हैं। केवल हम लोग किसको काउंट करेंगे, जीरो को। लेकिन यहां क्लियर रखना, आफ्टर डेसिमल या दशमलव के पश्चात जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, या जिनको आप सभी अंकों को लिखते हो, सभी अंकों को लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि वो नेचुरल नंबर के टर्म्स में है तो केवल आप लोग किसको गिनोगे, शून्य को। और यदि वो दशमलव के टर्म्स में है तो दशमलव के पश्चात सभी अंकों को गिनोगे। अब होता है कि इनका बेस कन्वर्जन लें, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, सिस्टमेटिक पढ़ना, और इनको, ठीक है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ठीक, बेस कन्वर्जन का। बोलने का मतलब, यदि मैं शून्य को हटा दूं तो मेरे पास संख्या कौन सी है, बताओ, कौन सी संख्या है, 835। चलो गुणा लिख देते हैं, 10 की घात, कितने जीरो, काउंट करो, 5, किस में रहेगा, प्लस की माइनस, प्लस, यहां हमेशा किस में रहेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म्स में होते हैं ना, प्लस में। मैं क्या लिखा, 835 गुणा 10 की घात 5। अब ये बताओ, इनको मैं लिख रहा हूं तो a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो 1 से 10 तक। इसीलिए हमेशा
एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। एक अंक के बाद क्या लगाते हैं? दशमलव। अब देखो वो कैसा हो गया 8.35, और 8.35 मतलब कहां पे होगा? 1 से लेकर के 10 तक। तो जब इनको आपने पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? देखो कितने हैं? 2। उसी 2 को इसमें जोड़ देते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो, जब भी आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने 10 की घात में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेगा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? आंसर हमारा 8.35 इंटू 10 टू द पावर 7, और यही आपका फाइनल क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कि आप इसको किस फॉर्मेट में लिखोगे, वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक संकेतन में, या मानक रूप में, तो इस तरीके से आप लिखोगे 8.35 गुणा 10 की घात 7। ये फिजिक्स में भी पूछता है कि आप कोई भी संख्या को कैसे मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैटेगराइज करोगे। तो पहली संख्या के बाद हमेशा दशमलव लगेगा। यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव लगाए मतलब आप नंबर ऑफ, ठीक है, डिजिट्स यहां से काउंट करके भी लिख सकते। जैसे यहाँ पे कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लिख दी, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते। उसमें देखो क्या लिखेंगे, तो पहले बेस कन्वर्जन लेते हैं। चलो बेस कन्वर्जन लेंगे, मतलब हमारे पास क्या दिख रहा है? 6 7 2 3 और इनटू यहाँ पे क्या लिखे हैं देखो, पढ़ो। दशमलव के पश्चात सभी अंकों को लिखते हैं। तो कितने सारे अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन किस में? इसमें होगा माइनस में। क्यों माइनस में हुआ? क्योंकि वो कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है, लिख सकते हैं। और दशमलव संख्या हमेशा कैसे लिखते हैं? ठीक है, ऋणात्मक लिखते हैं। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे वापस, 1.6 के बाद लगा देते हैं ताकि हमारा कंडीशन भी क्या हो जाए, ठीक है, फुलफिल हो जाए। तो जैसे ही एक यहाँ पे पॉइंट लगाए, देखो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताओ? 1 2 और 3, और वही 3 इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब जब जब पॉइंट लगाओगे तब तब आपको जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो, ठीक है, काउंट करके क्या करना है? 10 की घात में जोड़ना है। आंसर क्या होगा हमारा? 6.723 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होगा? 6। अब क्यों जोड़ रहे हैं वो क्लियर है? ठीक, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग देखो उसको जब लिखे ये 835 था, और गुणा 10 की घात क्या था? 5। तो अभी तक ये कंडीशन फुलफिल किया क्या? क्या होना चाहिए वहां पे? ए का मान 1 से 10। तो इसी चीज को फुलफिल कराने के लिए एक बार 10 से भाग देते हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो एक 10 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ताकि 10 और 10 का मैं गुणा भाग करूं तो इन दोनों को काट दूं तो वापस क्या आ जाए मेरी वैल्यू? 835 गुणा 10 की घात 5। ठीक, इनको हम लोग जब लिखेंगे तो अगला टर्म्स, ये 10 की घात 1 है, मतलब 5 और 1 क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। लेकिन अगला जो होगा ध्यान से करना, ये अब 83 दशमलव क्या हो चुका है? 5। मतलब इस 10 से इसको भाग दे दी, और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका मान 1 से लेकर के कहां तक आ जाए? 10 तक। वापस उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 10 का गुणा कर दिए और 10 से क्या दे दिए? भाग। तो देखो 6 में एक और जुड़ेगा, और ये आपको मिलेगा 8.35 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 7। तो 5 से कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 5 से 2 बढ़ गया। क्यों 2 बढ़ा तो बताना, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये इस तरफ से सॉल्व होते हैं। ठीक, अधिकतर क्वेश्चन क्लियर रखना किससे पूछे जाएंगे? दशमलव संख्या से। कि आपके सिलेबस में दशमलव संख्या है तो इन चीजों को पढ़ करके रखे रहना, बन जाएगा। जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल सा है, ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाता। चलो ट्राई करोगे? क्या है? 0.000005 और 7। पहले तो देख लेना कितने जीरो हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में रहोगे, एक एक पे प्रॉपर पेन चला करके देखना। ये नहीं कि 5 है तो 7 लिखे और 7 है तो 8 कर, इसलिए ध्यान से एक एक जीरो पे फोकस करना है। ठीक, पहले बेस कन्वर्जन करें। क्या होगा बेस कन्वर्जन करेंगे तो? 57 इंटू 10 टू द पावर, चलो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो माइनस में 7 हो गया।
मैं लिख सकता हूं क्या 57 इंटू 10 टू द पावर -7। देखो अभी भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर, इसीलिए पहली अंक के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, दशमलव, और इसके बाद एक अंक है तो प्लस क्या कर दिए इसमें 1। हम लोग का आंसर होगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 6। तो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो कौन सा ऑप्शन है देखो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे को मैं बताया था। ठीक है, तीसरा में क्या लिखा हुआ है 0.00006723, इसको मैं एग्जांपल लिया था। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, या फिर इसको आप लोग करना रुक जाओ, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, पहले तो देखो उतना बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं। ठीक है, वहां पे पहले जो बेस हैं उनको निकाल लो। चलो पहले वाले का बेस निकालते हैं, तो पहले वाले का बेस कितना है 24। ठीक है, इनटू लिख सकते हैं 10 की घात में, तो ये नेचुरल नंबर है ना, ध्यान देना नेचुरल नंबर में केवल 0 काउंट करते हैं, सबको काउंट मत कर देना, और केवल 0 काउंट करते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं क्या लिख सकता हूं उसको 10 टू द पावर 7। ठीक है, इनटू अगला देखो डेसिमल नंबर है, कौन सा है 25, तो आप लिख दो 25। लेकिन अब के केस में डेसिमल है तो पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स को काउंट करेंगे, कितने सारे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको हम लोग लिख दिए 10 टू द पावर प्लस या माइनस, ठीक है माइनस, ये ऐसा हो गया। नीचे को चलो काउंट करके बताओ कितना है, पहले बेस बताओ 5, फिर 10 टू द पावर -5, काउंट किया उसको पूरा। ठीक है, 4 जीरो है और एक क्या है 5 है, तो इतने को हम लोग इस तरीके से लिख पाए। अब देखो पहले तो यहां पे मैं 5 से कैंसिल कर देता हूं, ये 5 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स, ठीक 5 टाइम्स। ये 10 की घात +7 और 10 की घात -7 को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्या, ठीक है, प्लस माइनस जब इंक्लूड होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 10 की घात 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की घात 0 का होना मतलब, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, घातांक नियम पढ़े होगे हमेशा 1 होता है। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे 24 पंचे क्या हो जाएगा 120, नीचे 10 की घात -5 है, ठीक, उसको ऊपर लेके जाएंगे मतलब 10 की घात क्या हो जाएगा +5। कहां से आया क्लियर, मैं 24 और 5 का गुणा किया तो 120 हो गया। ठीक है, नीचे 10 टू द पावर -5 था, ऊपर लेके गया क्या मिल गया 10 टू द पावर 5। अब जब इनको हम लोग लिखेंगे तो एक चीज ये होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2, इसीलिए 2 इसमें क्या होगा टूट जाएगा, और जब इसको आप लोग लिखोगे तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए कर लोगे, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। वैसे नीचे अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक, क्या लिखते हैं इसको बताओ, पहले क्या लिखते 835 इंटू 10 टू द पावर कितने जीरो 1 2 3 4 5 और 6, मैं उसमें 5 जीरो लिया हूं, ठीक है, अभी कितने हैं 6। अब इसके बाद क्या होगा, तो 8 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, कितने डिजिट्स हैं 2, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, मतलब 8.35 10 की घात 8, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर कर लोगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, पहले बेस लिखना है, हड़बड़ी नहीं, ठीक है, बेस लिखने के बाद उनको सही से इक्वेट करना। ऐसे क्वेश्चनों में नहीं पढ़े रहोगे मतलब सब कुछ सही लगता है, हो गया। पहले बेस को अलग अलग कर लो, बेस अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा 4 और 162, ठीक है, दोनों का गुणा कर दो, क्या मिलेगा 648, लेकिन वहां पे देखो एक में 10 टू द पावर -2 होगा,
और एक में 10 टू द पावर -4 होगा। इस बार कटेंगे नहीं, वो दोनों जुड़ जाएंगे। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6। अब इसको जब आप लोग लिखोगे तो क्या होगा, 648 को तो 6.48 होगा। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, ठीक है, तो 2 उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, मतलब ठीक -4, तो 6.48 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ना।